तो गाइज़ आज मैं अपने होस्ट के यहाँ से निकला। आज मैं अकेला ही निकला, आज मैं किसी के साथ नहीं निकला क्योंकि मैं चाहता था कि मैं खुद से थोड़ा सा एक्सप्लोर करूँ और यहाँ की लोकल लाइफ जानूँ और उसी के सारे एक्सपीरियंस से मैं आपके साथ शेयर करूँ कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा मालदीव्स में और कैसे आप अपना ट्रिप प्लान कर सकते हैं मालदीव्स में। तो गाइज़ मालदीव्स जाना जाता है अपने लग्जरी लेविश लाइफस्टाइल के लिए। यहाँ पे जो टूरिज़्म भी आता है वो सब ज़्यादातर अमीर लोग ही आते हैं, बजट बैकपैकर बहुत ही कम आता है। और मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ, कुछ अलग अलग तरीके खोज रहा हूँ कि यहाँ एकोमोडेशन के कैसे एक इंडियन एवरेज एशियन बजट पैकर कैसे यहाँ पे आके सर्वाइव कर पाएगा, कैसे यहाँ पे अच्छे से ट्रैवल कर सकता है। तो अभी मैं पहले ज़रा एक बार बाज़ार जाता हूँ, यहाँ की लोकल लाइफ देखता हूँ, आपको भी दिखाता हूँ और फिर हम वापस आएंगे यहीं पे और आपको मैं अच्छे से डिटेल में बताऊंगा कि अगर आप एक बैकपैकिंग ट्रिप पे यहाँ पे आ रहे हैं तो कैसे आप अपना ट्रिप प्लान कर सकते हैं, कहाँ कहाँ आपको जाना चाहिए, कहाँ कहाँ आप रुक सकते हो और क्या कुछ चीज़ें की जा सकती हैं एक बैकपैकिंग ट्रिप में मालदीव में, वो बात करेंगे। लेकिन पहले ज़रा एक बार बाज़ार देख के आते हैं, यहाँ की लोकल लाइफ देख के आते हैं। तो भाई जैसे कि मैंने आपको बताया कि मालदीव्स के जो लोकल लोग हैं उनका एक काफ़ी मेजर सोर्स है फ़िशिंग का। तो अभी मैं देखने आया कि कैसे वो अपनी फ़िशिंग की एक्टिविटी करते हैं और वो कहाँ पे आके अपनी जो फिशेज़ हैं जो भी अपना ये सी फूड है बेचते हैं। तो इधर बेसिकली ये जो सेंटर है माले का, तो इसके इधर सारी ये बोट्स पा गए, सारी फ़िशिंग बोट्स हैं। अब देख रहे हो किस तरीके से लोगों ने अपने कपड़े वपड़े सुखाए हुए हैं और किस टाइप से। और इसकी दूसरी साइड पे ही है फ़िश मार्केट, जहाँ मैं अभी जाने वाला हूँ। अंदर जाके आपको अंदर से अच्छे से फ़िश मार्केट दिखाता हूँ कि यहाँ पे किस तरीके से बेचते हैं, किस तरीके से काट के उनको लोगों को बेचते हैं। तो जहाँ पे फ़िशिंग बोट्स पार्क हैं, यहाँ पे इस साइड पे पार्क है और इसके इस साइड पे पूरा समुद्र है और यहाँ पे काफ़ी अभी हाई टाइड हो रखी है, तो देखो छींटे उड़ के आ रही हैं बार बार। और इसके उधर की तरफ कुछ छोटे मोटे जो और आइलैंड्स हैं, मैंने आपको लास्ट वीडियोस में दिखाए, वो सारे आइलैंड्स हैं। उधर कुर्दू माले है, उधर हुलुले है और इधर और आइलैंड्स हैं छोटे मोटे। और बहुत ही प्यारा नज़ारा है। तो इस फ़िश मार्केट के बगल में ही है ये एक लोकल मार्केट है। यहाँ पे अंदर लोकल सामान मिलता है, जैसे सब्जियाँ वगैरह होगी, फ्रूट्स हो गए और भी जो रोज़मर्रा का सामान है। ज़रा इसके अंदर भी जाके देखते हैं क्या माहौल है। तो गाइस देखा आपने कितनी हार्ड वर्किंग है यहाँ पे लाइफ लोकल लोगों की। और यही रीज़न है कि यहाँ पे हर चीज़ों के प्राइस काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि मैंने अपने होस्ट से ही पूछा। उसके बाद मार्केट में भी मैं जा रहा हूँ तो हर चीज़ का रेट बहुत ज़्यादा है, मतलब इंडिया से 4 गुना 5 गुना ज़्यादा रेट है। और क्योंकि मैंने जब अपने होस्ट से बात की तो मुझे पता लगा कि यहाँ पे कोई भी चीज़ लोकली प्रोड्यूस नहीं की जाती है। तो यहाँ पे जितना भी सामान आपको मिलेगा, जो कुछ भी है, चाहे वो सुई हो या खाने की चीज़ हो, तो वो सब कुछ इम्पोर्ट की जाती है। और सिर्फ यहाँ पे जो लोकली मिलता है वो है फ़िश, और वो भी टूना यहाँ एबंडेंस में मिलती है। तो इसी कारण से आपको जो लोकल यहाँ पे जो भी खाना है उसमें आपको टूना वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा मिलेंगी। फिर यहाँ पे टूना और नारियल होता है, बाकी हर चीज़ यहाँ पे बाहर से लाई जाती है।
ये देखो कुछ इस टाइप से सामान यहाँ पे उतार रहे हैं माले में, और इधर कुछ बोट्स खड़ी हुई हैं जिनमें सामान लद के ये और आइलैंड्स पे ले जाया जाएगा। इसकी वजह से ही रेट में काफ़ी बढ़ोतरी आ जाती है, क्योंकि कैरेज बहुत ज़्यादा हो जाती है। यहाँ पे जितनी सारी ये बोट्स खड़ी हुई दिख रही हैं आपको, ये सारी सामान ले जाने के लिए हैं, क्योंकि मालदीव में कई सारे आइलैंड्स हैं और उन हर आइलैंड पे सामान पहुँचाना होता है, तो पहले मोस्टली माले में आता है, फिर माले से और जगह पे जाता है। ये देखो सारी ये लोड हो रही हैं, इनमें सामान भर भर के दूसरे गाँव में जो भी इनके शहर हैं उन सब में जाएगा। तो आप सोच सकते हो कि उसके बाद यहाँ पे लाने की कॉस्टिंग, एक्सपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, तो उसकी वजह से चीज़ों के रेट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और वही चक्कर है कि यहाँ पे जो होटल रेस्टोरेंट है उनके रेट भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम होटल की बात करें तो होटल यहाँ पे कम से कम भी अगर आप कोई गेस्ट हाउस लेने जाओगे तो आपको $60 से $70 का पड़ेगा। हॉस्टल्स की यहाँ पे अवेलेबिलिटी अभी तक नहीं थी, लेकिन मैंने खोज निकाला है। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में दिखाया था कि मैं एक हॉस्टल में रुका था, तो वो हॉस्टल लगभग मेरे को $20-21 का पड़ता था। तो वो एकमात्र सबसे सस्ती लोकेशन है कि अगर आप पैसे देके रुकना चाहो तो। बट अदरवाइज़ यहाँ पे काउच सर्फिंग भी कर सकते हो। तो लेकिन काउच सर्फिंग हर इंसान के लिए पॉसिबल नहीं होती है, मैं जानता हूँ, क्योंकि हमें तो आदत है, हम करते रहते हैं। लेकिन कोई अगर अपनी फैमिली के साथ आ रहा है या फिर अपने दोस्तों के साथ आ रहा है तो बहुत सारे लोगों के साथ काउच सर्फिंग पॉसिबल नहीं होती है। तो उस केस में यहाँ पे कुछ हॉस्टल्स भी हैं, 2 हॉस्टल हैं। एक हॉस्टल मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, उसका प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा था, अराउंड $40 के आसपास आ रहा था। लेकिन जिसमें मैं रुका मैंने आपको दिखाया, आपने अगर नहीं देखा है तो ऊपर लिंक फ्लैश हो रहा होगा, तो आप उस हॉस्टल की भी वीडियो देख सकते हैं। तो वो लगभग $20 का था और अच्छा एकोमोडेशन था, तो वो एक अच्छा तरीका है माले में रुकने का। और उसके बाद माले के आसपास भी हम काफ़ी जगह घूम सकते हैं, उनके बारे में भी बताता हूँ। तो गाइस ये मेरे पीछे की तरफ जो आप झंडा देख पा रहे हो, मालदीव का नेशनल फ्लैग, तो ये है यहाँ का रिपब्लिकन स्क्वायर, और काफ़ी मेन जो सिटी सेंटर है उसके बीचों बीच लोकेटेड है रिपब्लिक स्क्वायर। और जो भी यहाँ की जो मेन गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स हैं, जो भी मेन मार्केट है, वो इस सब इसी के आसपास ही लोकेटेड है। उस साइड थोड़ी मार्केट है, इस साइड पे सारी गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स हैं, कहीं पुलिस हेडक्वार्टर है, कहीं पे आर्मी का कुछ है, कहीं पे फायर डिपार्टमेंट का कुछ है। तो सब कुछ यहाँ पे गवर्नमेंट का जो आसपास बिल्डिंग्स है सब कुछ वही है। और बाकी कुछ इस टाइप का नज़ारा है यहाँ पे। तो गाइस अब चलो एकोमोडेशन का तो सॉर्ट हो गया, मे बी हम हॉस्टल्स में रुक सकते हैं, काउच सर्फिंग कर सकते हैं, या फिर सस्ते गेस्ट हाउस में रुक सकते हैं। तो अगर 2 लोग हैं तो अगर $50 का एक होटल भी गेस्ट हाउस भी शेयर कर रहे हैं तो $25-25 पड़ता है, तो चलो फिर भी वर्थ है, उसको भी आप कर सकते हैं। तो बाकी इन होटल्स का प्राइस भी ज़्यादा इस वजह से ही है क्योंकि बताया कि हर चीज़ को इंपोर्ट किया जाता है। तो कंस्ट्रक्शन का सामान हो गया उसको इंपोर्ट किया जाता है, उसके बाद जो अंदर फर्नीचर लगा हुआ है वो इंपोर्ट किया जाता है। बाकी यहाँ की गवर्नमेंट भी ज़्यादा सपोर्ट करती है कि यहाँ पे लग्जरी टूरिस्ट ही आए, क्योंकि लग्जरी टूरिस्ट से इनको पैसा कमाना बहुत ज़्यादा आसान होता है। और बाकी आइलैंड्स भी छोटे छोटे हैं, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा बैक पैकर्स आने लग गए तो इतने लोगों को ये अकोमोडेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, बहुत सारे आइलैंड्स हैं, लोग के अलग अलग तरीके के आइलैंड्स घूमने जाते हैं, अलग बहुत दूर दूर आइलैंड्स भी हैं। मेरे होस्ट मुझे बता रहे थे, जो मेरी होस्ट साज है, उनका जो होम टाउन है वो लगभग उसका नाम है अट्टू सिटी, और वहाँ जाने के लिए अगर कोई बंदा फेरी से जाना चाहता है तो उसको 3 दिन लगातार फेरी से जाना पड़ता है, तब जाके वो पहुँचता है अट्टू सिटी। तो अब आप समझ सकते हो गई कितनी बड़ी कंट्री है, तो इनके जो ये आइलैंड्स हैं कितनी दूर तक फैले हुए हैं। अभी तक मुझे भी नहीं पता था कि ये इतनी बड़ी है, मुझे लगता था कि 2-3 घंटे में हम एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड पे पहुंच सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो सबसे दूर है, अगर आपको नॉर्थ से साउथ में जाना है ना, तो लगभग आपको 5 दिन फेरी में बैठना पड़ेगा, लगातार फेरी चलेगी, तब जाके आप इतनी दूर पहुँच सकते हो। बाकी लोकल एयरलाइंस भी चलती हैं, लेकिन वैसे मैं आपको जनरली बता रहा हूँ कि अगर आपको वाटर ट्रांसपोर्ट करनी है तो आपको 5 दिन लग सकते हैं इस पूरी कंट्री को क्रॉस करने में। बाकी लोकल फ़्लाइट भी चलती हैं, तो वो तो आपको कुछ 1-2 घंटे में भी अपना फ़्लाइट आपको एक नॉर्थ से साउथ में पहुंचा सकती है। तो अब ये बात आती है कि अकोमोडेशन का तो सॉर्ट हो गया, लेकिन अब हम घूमने कहाँ जा सकते हैं, हम बजट में कहाँ घूमने जा सकते हैं। देखो अगर लग्जरी की बात करें तो लग्जरी तो मोस्टली यहाँ पे जो काफ़ी अच्छे रिजॉर्ट्स हैं उन्होंने पूरे आइलैंड ही लिए हुए हैं। तो आप जैसे ही एयरपोर्ट से उतरोगे, अगर आप लग्जरी में रुक रहे हो, लग्जरी किसी रिजॉर्ट में रुक रहे हो, तो जैसे ही आप एयरपोर्ट से उतरोगे आपको उस होटल की, उस रिजॉर्ट की फेरी मिलेगी एयरपोर्ट पे ही, वो आपको फेरी में बिठाएगी और आपको सीधा लेके वापस अपने रिजॉर्ट में चली जाएगी। उसके बाद जितने दिन हैं आप आराम से रिजॉर्ट में रहोगे, जो कुछ भी एक्टिविटीज़ हैं आप वहीं पे करोगे, चाहे वो स्नॉर्कलिंग होगी, स्कूबा डाइविंग होगी, या कोई भी वाटर स्पोर्ट्स हैं वो आपको वही रिजॉर्ट वाले कराएंगे। पूरा पैकेज वगैरह होता है, बहुत महंगे पैकेजेस होते हैं, तो काफ़ी लोग वो करना पसंद करते हैं जो फालतू की हेडेक नहीं लेना चाहते। लेकिन कुछ लोग जो हम बैक पैकर हैं तो हम वो अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि उसका प्राइस लगभग $200 पर डे रहता है। तो 15-15 हज़ार हमारे जैसा
बंदा तो नहीं दे सकता। तो गाइस फिर बात आती है बैग पैकर्स की कि बैग पैकर्स कैसे करें, वो कैसे सर्वाइव करें। तो आप लोग मेरी तरीके से भी कर सकते हो कि आप जस्ट आ सकते हो माले सिटी में। माले में ही एयरपोर्ट है, यहाँ जहाँ मैं बैठा हूँ बिल्कुल उसके सामने ही देखो आपको प्लेन्स खड़े हुए दिख रहे हैं। ये सारा एयरपोर्ट का एरिया है। मैंने आपको पहले भी दिखाया, मेरे फर्स्ट वीडियो में पूरा है कि मैं कैसे एयरपोर्ट से उतरा था, उसके बाद मैं कैसे माले सिटी पहुँचा था। और उसके बाद यहाँ माले सिटी के आसपास भी काफ़ी सारे आइलैंड्स हैं जो आप घूम सकते हैं। देखो आपने यहाँ पे आके वाटर स्पोर्ट्स करने होते हैं तो वाटर स्पोर्ट्स आप किसी रिजॉर्ट में रह के भी कर सकते हो, या फिर वाटर स्पोर्ट्स आप माले में रह के या माले के आसपास भी आइलैंड जो हैं उनमें जाके भी कर सकते हो। मेरे आपने पिछले वीडियो में देखा होगा, मैं एक और आइलैंड में गया था, ये सामने की तरफ आइलैंड है, एक इधर को आइलैंड है, उसमें गया था। वहाँ पे भी काफ़ी वाटर स्पोर्ट्स हो रहे थे, तो वो सब कर सकते हो। तो वहाँ पे आप बल्कि लोकल रेट में कर सकते हो। मैंने आपको बताया था कि लगभग आपको 50 यहाँ की करेंसी में, मतलब इंडियन में हो गए 250 रुपये, उसमें आपको स्नॉर्कलिंग गियर मिल जाता है। अगर आपको इंस्ट्रक्टर भी चाहिए तो आप $10 दे के इंस्ट्रक्टर भी ले सकते हो, वो आपको 1-2 घंटे सिखाएगा भी, चीज़ें करेगा। तो आप उस चीज़ को लोकली कर सकते हो। और वैसे और भी यहाँ पे, जैसे एक यहाँ पे हो गया माले सिटी, जिस माले आइलैंड में मैं हूँ, और इसके अगल बगल कुछ और आइलैंड भी हैं। जैसे एक आइलैंड हो गया होलुले, जहाँ पे एयरपोर्ट बना हुआ है, सामने की तरफ आपको दिख रहा है, मैंने अभी आपको दिखाया। और एक आइलैंड है होलू माले। तो ये जो तीनों आइलैंड हैं इनको मिला के बना जाता है ग्रेट माले। तो जैसे हमारा दिल्ली था, दिल्ली को हमने एक्सटेंड कर दिया तो NCR हो गया, उसमें फरीदाबाद आ गया, उसमें गुड़गांव आ गया, उसमें गाज़ियाबाद आ गया। तो ऐसे ही माले सिटी को एक्सटेंड किया जा रहा है और इसको बनाया जा रहा है, ग्रेटर माले बनाया जा रहा है। और इसमें ऐड हो जा रहे हैं कि 2 वाले आइलैंड। तो ये तीनों आइलैंड एक तरीके से ये एक ब्रिज से भी कनेक्टेड है। मैंने आपको दिखाया था कि चाइना मालदीव्स का एक फ्रेंडशिप ब्रिज है, उससे ये पूरे कनेक्टेड हैं। और यहाँ से फेरीज़ भी इजली जाती रहती हैं। तो आप इन 3 आइलैंड्स को अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हो, यहाँ की लोकल लाइफ एक्सप्लोर कर सकते हो। यहाँ बहुत सारे वाटर स्पोर्ट्स के सेंटर बने हुए हैं, वो कर सकते हो लोकल रेट पे, बहुत सही रेट पे मिल जाता है। और कुछ आसपास और भी छोटे मोटे आइलैंड हैं, वहाँ फेरी लेके जा सकते हो, घूम सकते हो, डे ट्रिप कर सकते हो। बाकी अगर आप थोड़ा बहुत ऐसे करना चाहते हो कि और किसी और आइलैंड पे जाके कुछ दिन और अच्छे से रुकना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। यहाँ पे पब्लिक फेरी सिस्टम बहुत ज़्यादा चलता है। जैसे अपने वहाँ बसेस चलती हैं, यहाँ पे पब्लिक फेरीज चलती हैं। तो आप फेरी पॉइंट्स पे जाके, यहाँ बहुत सारे फेरी टर्मिनल्स बने होते हैं, तो वहाँ पे किसी भी आइलैंड की या फेरी की टाइमिंग पता कर सकते हो पब्लिक फेरी के, और एक दिन जा सकते हो वहाँ पे, रात को रुक सकते हो कोई गेस्ट हाउस ढूंढ के, और वापस आ सकते हो नेक्स्ट डे। तो इस टाइप से कुछ आपका ट्रिप प्लान किया जा सकता है। मैं आपको यहाँ पे आइलैंड्स और ज़्यादा रिकमेंड नहीं कर सकता क्योंकि मैं इतना ज़्यादा नहीं घूमा हूँ यहाँ पे आइलैंड्स में, और यहाँ पे बहुत सारे आइलैंड्स हैं। तो आप थोड़ा गूगल पर रिसर्च कर सकते हो कि कौन सा आइलैंड कितना सुंदर है, कहाँ पे आपको सस्ता रिजॉर्ट मिल रहा है, कहाँ पे आपको सस्ता होटल मिल रहा है। तो उसके हिसाब से आप अपना ट्रिप प्लान कर सकते हो। बाकी अगर आप कुछ दिनों के लिए आ रहे हो, 4-5 दिन के लिए आ रहे हो, तो आप ग्रेटर माले को भी अच्छे से एक्सप्लोर करोगे, तो वो भी आपके 4-5 दिन बहुत अच्छे से स्पेंड हो जाएंगे। आपने वाटर लाइफ देखनी है, स्नॉर्कलिंग करनी है, स्कूबा करनी है, तो आप यहाँ रह के भी कर सकते हो लोकल रेट में।